हेलो डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। मिड एयर रिफ्यूलर्स लीज पर लेने के लिए इंडियन एयरफोर्स अपनाएगी एक नया तरीका। टेरिटोरियल आर्मी के जवान की हत्या करने वाले आतंकियों को इंडियन आर्मी ने किया ढेर। चीनी सेना ने गोगरा और हॉट स्प्रिंग से पीछे हटने से किया इनकार। अमेरिका पाकिस्तान को देने जा रहा है 8 F-16 फाइटर्स। और कोरियन मीडिया का दावा, मलेशियन जेट प्रोग्राम में JF-17 और उनके F-50 को किया गया है फाइनलिस्ट। पिछले डिफेंस अपडेट में हमने आपको कश्मीर में आतंकियों द्वारा की गई उनकी कायरतापूर्ण हरकत के बारे में बताया था, जिसमें उन्होंने छुट्टी में घर आए टेरिटोरियल आर्मी के एक जवान हवलदार मोहम्मद सलीम अखून की उनके घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी थी। लेकिन उसी डिफेंस अपडेट में हमने आपको ये भी कहा था कि इन आतंकियों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडियन आर्मी जल्द ही इनका हिसाब करेगी। तो बस अब हम आपको ये बताना चाहेंगे कि कल जो जम्मू कश्मीर में 2 अलग अलग ऑपरेशंस लॉन्च किए गए थे, तो इन 2 अलग अलग ऑपरेशंस में टोटल 5 आतंकियों को ढेर किया गया है, जिनमें से 2 आतंकी वो हैं जो हवलदार मोहम्मद सलीम अखून की हत्या में शामिल थे। और मारे गए इन आतंकियों से AK-47 और पिस्टल्स भी बरामद हुई हैं। और हमारी फोर्सेस ने इन आतंकियों को उनकी सही जगह पहुंचा के इनका हिसाब पूरा कर दिया है। और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में पिछले 72 घंटे में 4 अलग अलग ऑपरेशंस लॉन्च किए गए थे और इन चारों ऑपरेशंस में टोटल 12 आतंकियों को टाटा बाय बाय किया गया है। बाकी इंडियन आर्मी साफ कह चुकी है कि घाटी में जो स्टेट के खिलाफ हथियार उठाएगा और अगर वो सरेंडर नहीं करता है तो फिर उसे न्यूट्रलाइज किया जाएगा। द हिंदू की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें कुछ सीनियर डिफेंस ऑफिशियल के हवाले से बताया गया है कि इंडियन एयरफोर्स जो अपने लिए मिड एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट लीज पर लेने की योजना बना रही है, तो इस प्रोसेस के लिए अब इंडियन एयरफोर्स एक नई तरीके को अपनाएगी, जिसके तहत जो एयरक्राफ्ट को लीज पर लेने वाली प्रोसेस है वो आवर्स ऑफ अवेलेबिलिटी पर एयर पर आधारित होगी। इसका मतलब यह है कि एयरक्राफ्ट लेने से पहले इंडियन एयरफोर्स ये देखेगी कि हर साल उन्हें कम से कम और अधिक से अधिक कितने घंटे तक के लिए ये एयरक्राफ्ट चाहिए। और ऑफिशियल्स का कहना है कि हम इन लीज पर लिए गए टैंकर एयरक्राफ्ट को ट्रेनिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करेंगे, और जो एयरक्राफ्ट ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में मौजूद हैं, यानी कि ल्यूसिन Il-78, वो ऑपरेशनल पर्पस के लिए इस्तेमाल होंगे। और कितने एयरक्राफ्ट लीज पर लिए जाएंगे इसका फैसला होगा इंडियन एयरफोर्स को मिलने वाले रिस्पॉन्सेस के आधार पर। बाकी जैसे कि हम आपको बता चुके हैं कि इंडियन एयरफोर्स अपने पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट को भी लीज पर लेने की योजना बना रही है, ताकि जब तक कि HAL का स्वदेशी S-3040 एयरक्राफ्ट पूरी तरीके से इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में इंडक्ट नहीं हो जाता है, तब तक जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट की कमी की वजह से गैप रहने वाला है उस गैप को पूरा किया जा सके। और ये तो हम आपको बता चुके हैं कि इन बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट को लीज पर लेने के लिए RFI ऑलरेडी जारी कर दी गई है। बाकी इंडियन एयरफोर्स की तरह इंडियन नेवी भी कई सारे प्लेटफॉर्म्स को लीज पर लेने पर काम कर रही है, जैसे कि यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स, माइनस्वीपर वेसल्स और ऐसे ही अन्य महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म। कोर कमांडर्स लेवल की 11वीं मीटिंग के बाद चीन की तरफ से भी ऑफिशियल स्टेटमेंट देखने को मिली है, जिसमें उनका यह कहना है कि बॉर्डर एरियाज पर डीएस्केलेशन और तनाव को कम करने के लिए भारत को एक सकारात्मक दृष्टिकोण को ध्यान में लाना चाहिए। हालांकि कोर कमांडर्स लेवल की इस 11वीं मीटिंग में ऐसा कोई खास फॉरवर्ड मूवमेंट देखने को नहीं मिला था, लेकिन दोनों पक्षों ने जल्द ही अपने बीच के मुद्दों को सुलझाने के लिए सहमति दी थी। और ऐसी भी कोशिश की जाएगी कि जल्द ही दोनों तरफ से सैनिकों की संख्या को भी कम किया जाए। और वैसे इसी के रिगार्डिंग इंडिया टुडे की तरफ से भी एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें यह बताया गया है कि चीनी सेना ने पूर्वी लद्दाख में गोगरा और हॉट स्प्रिंग जैसे फ्रिक्शन पॉइंट से अपने ट्रूप्स और व्हीकल्स को पीछे करने के लिए सहमति नहीं दी है। और इतना ही नहीं, बल्कि इंडिया टुडे ने अपनी इस रिपोर्ट में इंडियन आर्मी की 14 कोर के टॉप सोर्सेस के हवाले से बताया है कि जो एक कोर कमांडर्स लेवल की 11वीं मीटिंग हुई थी, तो इस मीटिंग में जो चीनी पक्ष पहले से तय करके आया था, उनका वो फैसला कहीं से भी मान्य नहीं था। जबकि भारत ने इस मीटिंग में गोगरा और हॉट स्प्रिंग जैसे एरिया से फ्रंट लाइन ट्रूप्स को कम करने को लेकर प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन चीन ने इस प्रस्ताव को नकार दिया और वे अपने सैनिकों को वहां से पीछे हटाने को तैयार नहीं हुए। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फिर जो भारत की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आई थी, जिसमें यह कहा गया था कि पूर्वी लद्दाख के अदर एरिया से एक कंप्लीट डिसएंगेजमेंट ही फोर्सेस के डीएस्केलेशन पर विचार करने के लिए रास्ता साफ करेगा। बाकी ऐसा पाया गया है कि गोगरा, हॉट स्प्रिंग्स और कोंकाला एरियाज जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर चीनी सेना की जो डिप्लॉयमेंट है वो अभी भी वैसी ही है, और वहां पर एक बड़ी संख्या में PLA लॉजिस्टिक फैसिलिटी मौजूद है। और इतना ही नहीं, बल्कि उनकी मोटराइज इन्फेंट्री डिवीजन, आर्टिलरी ब्रिगेड और एयर डिफेंस यूनिट, इनकी तैनाती भी इस क्षेत्र पर पहले की तरह ही है। बाकी जैसा कि हमने आपको बताया था कि भारत की फोर्सेस ने वापस से LAC पर अपनी समर डिप्लॉयमेंट में आना शुरू कर दिया है। और इसी के साथ एक रिपोर्ट ये भी आई है कि पेंगोंग शू जैसे एरिया पर तैनात करने के लिए इंडियन आर्मी को अगले महीने से फास्ट पेट्रोल बोट्स मिलनी शुरू हो जाएंगी, जो कि 12.7 mm के रिमोट कंट्रोल वेपन सिस्टम से लैस होंगी और उनमें 30 से 35 ट्रूप्स को कैरी करने की भी कैपेबिलिटी होगी। अभी हाल ही में कोरियन मीडिया की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें कुछ सोर्सेस के हवाले से ये कहा गया है
कि जो मलेशियन एयरफोर्स का लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट खरीदने वाला प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें भारत का LC तेजस भी कॉम्पीट कर रहा है, तो इस प्रोग्राम में साउथ कोरिया के FA-50 और पाकिस्तान और चीन द्वारा संयुक्त रूप से बनाया गया 10th जनरेशन कम स्पेसशिप जंग फाइटर यानी कि GF-17 फाइटर को फाइनलिस्ट चुना गया है। और जबकि आपको ध्यान होगा कि अभी कुछ दिन पहले ये रिपोर्ट आई थी कि मलेशियन एयरफोर्स की एक टीम जल्द ही भारत को विजिट कर सकती है, जहां वे LCA तेजस से ट्रायल्स लेने के साथ साथ वहां की फुल फैसिलिटी का दौरा करेंगी। अब बाकी कोरियन मीडिया की इस रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है, ये तो आने वाले टाइम पे ही मालूम पड़ेगा। हालांकि ये जरूर है कि इस न्यूज को सुनने के बाद कुछ निकम्मे लोगों को खुशी जरूर होगी। बाकी एक रिपोर्ट ये भी सामने आई है कि पाकिस्तान के लिए 8 F-16 फाइटर्स को सेल करने के लिए US गवर्नमेंट ने औपचारिक रूप से फेडरल नोटिफिकेशन को जारी किया है। और इस नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि F-16 फाइटर्स की जो ये प्रस्तावित सेल है, ये साउथ एशिया में उनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर की सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने में अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स और उनके नेशनल सिक्योरिटी गोल्स में योगदान है। और इस फेडरल नोटिफिकेशन के मुताबिक इन F-16 फाइटर्स की टोटल कॉस्ट होगी करीब $700 मिलियन। और ये भी कहा गया है कि इन फाइटर्स की सेल के लिए पाकिस्तान सरकार की तरफ से ही रिक्वेस्ट की गई थी। और जबकि भारत ने अमेरिका द्वारा पाकिस्तान के लिए इस प्रस्तावित F-16 सेल का विरोध किया है। हालांकि रिपोर्ट तो यह है कि पाकिस्तान 18 F-16 खरीदना चाहता था, लेकिन पैसों की कमी के कारण वो केवल 8 ही खरीद रहा है। अब बाकी US गवर्नमेंट के इस फैसले पर आपके जो भी विचार हैं आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और इस पर हम तो बस यही बात दोहराना चाहेंगे कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होती है उसमें ना तो कोई परमानेंट फ्रेंड होते हैं, ना ही कोई परमानेंट एनिमी होते हैं। अगर कोई चीज परमानेंट होती है तो वो होता है केवल इंटरेस्ट, और हर कोई इन्हीं इंटरेस्ट को सेव करने के लिए सब कुछ करता है। अभी हाल ही में जो फ्रेंच मीडिया की तरफ से 36 राफेल फाइटर्स की डील पर जो एक विवादित रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें फ्रेंच कंपनी डसॉल्ट की तरफ से इंडियन मिडलमैन को 1 मिलियन यूरोज उपहार के तौर पर देने का दावा किया गया था, तो इसी रिपोर्ट के बाद से इंडियन एयरफोर्स की 36 राफेल फाइटर वाली डील पर निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से जांच करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दर्ज की गई है। और ये नई याचिका फ्रेंच मीडिया की इसी पूरी रिपोर्ट पर आधारित है। बाकी इसके अलावा एक रिपोर्ट ये भी है कि इसरो की महत्वपूर्ण GSAT-1 सैटेलाइट को एक माइनर वोल्टेज इशू के कारण थोड़ा और देरी का सामना करना पड़ सकता है। GSAT-1 को सबसे पहले 5 मार्च 2020 को लॉन्च करने के लिए शेड्यूल किया गया था, लेकिन लॉन्च से एक दिन पहले किसी टेक्निकल इशू के कारण इसे पोस्टपोन किया गया। और फिर इसके बाद GSAT-1 को इस साल या तो मार्च के अंत तक या फिर अप्रैल महीने के पहले सप्ताह तक लॉन्च करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन अब एक बार फिर से इस सैटेलाइट को थोड़ा और डिले का सामना करना पड़ सकता है। कल के जो हमारे टॉप 3 कमेंट्स हैं वो कुछ इस प्रकार है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही, और अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो इसे लाइक करे बिना कहीं ना जाएं। बाकी इस एपिसोड को लेकर आप अपने सजेशंस और क्वेरीज कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।